हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट नंबर 1 में यूनिट नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, देखेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन का मीनिंग पढ़ेंगे, क्या क्या रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या क्या नेसेसिटी होती है डेप्रिसिएशन की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस और इसके जो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। जैसा कि आप सबको पता है, आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आता है, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, और एक क्वेश्चन आपका राइट शॉर्ट नोट का भी आता है। तो उसके लिए आपको थ्योरी भी आनी जरूरी है। तो मैं थ्योरी लाइन टू लाइन डिस्कस करूंगा, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कहीं से किसी भी लाइन से बन सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले सबसे स्टार्ट करते हैं इसको डेप्रिसिएशन को, कि डेप्रिसिएशन वर्ड जो अराइज हुआ वो लेटिन वर्ड से अराइज हुआ। लेटिन में इसका नाम क्या था जी? लेटिन में इसका नाम है डेप्रिटा। ठीक है जी। जहां पे डे का मतलब होगा जी आपका डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब वैल्यू कम होना, और प्रेटिन का मतलब है जी प्राइस। कहने का मतलब प्राइस क्या होना चाहिए? डिक्लाइन होना। ठीक। और अपने यहां भी डेप्रिसिएशन का मतलब भी तो सेम है कि असेट के प्राइस क्या होना चाहिए? कम हो जाना। दिस डिक्लाइन इज प्राइस किस वजह से होता है? कहता है जैसे जैसे आप असेट का यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, वियर एंड टियर होता है असेट का, तो असेट की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल का मतलब डेप्रिसिएशन लगाने का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। जैसे एक मशीन अगर 10 साल की लाइफ है तो डेप्रिसिएशन अपने को कितने सालों तक लगाना है? 10 सालों तक लगाना है। और एक बार जो डेप्रिसिएशन लगा दिया वो परमानेंट डिक्रीज हो गया असेट की वैल्यू में। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बात करते हैं जी, ये तो हो गया लेटिन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो लेटिन वर्ड था उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं एक सिंपल सा मीनिंग की बात करें तो डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होगा? तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है एकदम सिंपल सा मीनिंग, डिक्रीज इन द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट की यूटिलिटी में और एक असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हमें डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब जो असेट की यूटिलिटी और असेट की जो वैल्यू कम होती है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। रीजन में डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, बड़ी जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं। ठीक, तो अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है जी यूज ऑफ असेट। कहने का मतलब नोशनल वियर एंड टियर। जैसे जैसे आप असेट का यूज करते जाते हैं वैसे वैसे एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह से कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे भी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। और ये पॉइंट अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल एसेट के रेफरेंस में तो ज्यादा सुटेबल होगा। कैसे? जैसे मान लो आपने पेटेंट कराया जी फॉर 10 इयर्स, और 10 ईयर की आपकी कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपीस फॉर 10 ईयर। तो जैसे ही आपका 1 साल एक्सपायर होगा, आप एसेट का यूज करें या ना करें, 1 साल के बाद पेटेंट 1 लाख दिए 10 साल के लिए, तो 1 साल का कितना? 1 ईयर का कितना हो गया जी? ये हो गया आपका 10,000 रुपीस। तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि 1 साल आपका क्या हो गया जी? एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट है जी एक्सीडेंटल लॉस की वजह से भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की वजह से भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
ऑब्सोलेंस की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जी जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, जब मार्केट में डिमांड में चेंज हो गया, या ऐसी कोई गवर्नमेंट ने लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा दी जिसकी वजह से हमारी एसेट क्या हो गई, मार्केट से आउटडेटेड हो गई। ठीक, मतलब अब हम उस एसेट का यूज नहीं कर सकते, या फिर और अदर रीजन हो सकते हैं, जैसे मार्केट में ही एसेट का प्राइस क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया, फॉल इन मार्केट प्राइस। ठीक, बात करते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे अब अप्लाई होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई होता है, और इसका नाम है आपका पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डेप्रिसिएशन को कैसे डिफाइन कर रखा है वो देख लेते हैं। तो बता रखा है जी डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टेमेटिक अलोकेशन, किसका अलोकेशन करना है, ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट। कहते हैं एक असेट का जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको सिस्टेमेटिक तरीके से अलोकेशन करना ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब बात आती है ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, तो फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूं। कहता है डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टेमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट का अलोकेशन करना होता है, ना कि कॉस्ट का अलोकेशन करना होता है। असेट का जो कॉस्ट प्राइस है उसका अलोकेशन नहीं करना अपने को किसका अलोकेशन करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का अलोकेशन करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक मशीन परचेज की, क्वेश्चन है जी परचेज प्राइस ऑफ मशीन, आपने एक मशीन परचेज की, कितने की परचेज की, ₹1 लाख, और आफ्टर 5 इयर्स स्क्रैप वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर 5 इयर्स स्क्रैप वैल्यू है इस मशीन का ₹20,000। कहने का मतलब है इस मशीन की जो टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा उसको हमें 5 सालों में सिस्टेमेटिक तरीके से क्या करना है, अलोकेट करना है। ठीक, तो क्या हम 1 लाख का लोकेशन करेंगे या फिर कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके 80,000 का लोकेशन करेंगे, तो 80,000 का लोकेशन करेंगे ना। तो ये 80,000 जो अमाउंट है इसको क्या बोलना है अपने को, इसको बोलना है अपने को डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है जी, तो हम कॉस्ट का अलोकेशन नहीं करते हैं, हम डेप्रिशिएबल अमाउंट का अलोकेशन करते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, तो ये जो मैंने कुछ फॉर्मूला बताया यहाँ पे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसी को मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो बात करते हैं जी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूले को चेंज कर दो, डेप्रिशिएबल अमाउंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ऊपर वाला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, आपको दे रखा है डेप्रिशिएबल अमाउंट है 80,000 और स्क्रैप वैल्यू है कितना 20,000, और आपसे एग्जाम में पूछ लिया टोटल कॉस्ट बताओ, तो याद रखना कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट प्लस क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू। या फिर क्वेश्चन में अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन प्लस हैंडलिंग कॉस्ट प्लस टेस्टिंग चार्जेस। कहने का मतलब डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट होगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, वहां पे इसको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। तो जितने भी खर्चे होंगे बिफोर द असेट आर रेडी टू यूज, उन सब खर्चों को परचेज प्राइस में प्लस कर देंगे। उसके बाद बात आती है स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़। कहने का मतलब जब आप असेट का यूज कर चुके होंगे, असेट की जब लाइफ खत्म हो जाएगी, तो जिस कबाड़ के रेट में आप उस असेट को बेचते हैं वो होता है उसका स्क्रैप वैल्यू।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से पहले डेप्रिसिएशन जो डिफाइन किया हुआ था वो डिफाइन कर रखा था जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, और उसका नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और अब कवर्ड है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम आपको पता लग ही गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कहते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो कॉस्ट आपने इनकर्ड की है उसको रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करना, रेवेन्यू के अगेंस्ट मैचिंग करना, वो होता था जी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है जी, आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस और डिएप्लिडेशन। ये जो अलग-अलग वर्ड यूज करते हैं, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो अलग-अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। ये क्यों करते हैं? तो देखते हैं, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं जब वैल्यू कम होती है जी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू अगर कम होती है तो हम जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन तो कहते हैं जब गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनकी वैल्यू जब कम होती है, ठीक, तो वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। ट्रीटमेंट वही करना है जैसे असेट अकाउंट जब बनाते हैं तो असेट में डेप्रिसिएशन किस साइड लगाते हैं? क्रेडिट साइड लगाते हैं। क्या लिखते हैं भाई? डेप्रिसिएशन। कौन सी एसेट? जब टेंजिबल असेट्स अकाउंट बनाते हैं। इसी तरह से जब हम इनटेंजिबल असेट्स का अकाउंट बनाएंगे, मान लो हमने पेटेंट का अकाउंट बनाया, तो पेटेंट अकाउंट के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना, क्या वर्ड यूज करना? हम लिखेंगे जी भाई अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, तो कहता है जब टर्म अमोर्टाइजेशन जो यूज करेंगे वो लीज होल्ड प्रीमाइसेस के केस में भी अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन इज नॉर्मली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट टू द असेट अकाउंट, तो ये भी मैंने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया पेटेंट अकाउंट में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो उसमें भी किस साइड दिखाना है? क्रेडिट साइड दिखाना है। उसके बाद बात करते हैं डिप्लेशन। डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं जब वेस्टिंग एसेट की बात करेंगे। वेस्टिंग का मतलब जब कोल माइंस, पेट्रोल, डीजल, इन सब की बात करेंगे, मिनरल्स, तो इन सब की बात करेंगे तो इनके केस में डिप्लेशन वर्ड यूज करेंगे। ये कौन सी एसेट होती है? ये वेस्टिंग एसेट्स होती है। तो इसमें डेप्रिसिएशन लगाने का क्या तरीका रहेगा? तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? कहते हैं इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लेते हैं कॉस्ट है एक एसेट की कितना? रुपीस 1 लाख, इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्केबल डिपॉजिट ऑफ माइन। मान लो जो हमने माइन खरीदी है उसके अंदर टोटल जो डिपॉजिट है मिनरल का, मान लेते हैं वो है 10,000 टन। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में हमने उससे 2000 टन मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमसे पूछा गया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ। तो कैसे करेंगे? तो माइन की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीस, और माइन के अंदर टोटल कितने मिनरल्स हैं? 10,000 टन। तो ये 10,000 टन तो हम हो सकता है 5, 6, 7 सालों तक निकाल पाएंगे। जितने सालों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया उतने सालों में अपने को ये 10,000 टन निकालना है। अब पहले साल में अगर हमने 2000 टन निकाला तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना? ठीक, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? इसको डिप्लेशन मेथड बोलते हैं। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया जी आपका 20,000। ये हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस मेथड में? ये डिप्लेशन मेथड में डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका है। उसके बाद चलते हैं जी, इसका मैंने एक एग्जांपल दे रखा, आप 1 मिनट में इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर द ईयर 2014। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने को निकालना है जी डेप्रिसिएशन निकालना है 2014 के लिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक लीज पे क्वेरी ली हमने, एक माइन ली हमने, कितने की? टोटल कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपीस,
और उस माइन के अंदर टोटल जो मिनरल डिपॉजिटेड है वो है 2 लाख टन। ठीक है जी। तो जितने सालों के लिए माइन ली उतने सालों में हमें 2 लाख टन निकालना है, जिसके लिए हमने 1 करोड़ रुपए पे किया। 2014 में 2014 में हमने 10,000 टन निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो 2014 का कितना डेप्रिसिएशन हो गया ये मुझे बताना है। तो ये हो गया जी आपका, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो गया आपका कितना 5 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये मैंने निकाल के दिखाया आपको अकॉर्डिंग टू डिप्लेशन मेथड। चलते हैं जी, ऑब्सोलेंस का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब हमारी असेट मार्केट से क्या हो गई, आउट हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। रीजन क्या? जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए। जैसे ही 5G फोन आएगा आप देखना 4G क्या हो जाएंगे जी, आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक, जब 4G आया था तो 3G आउटडेटेड हो गया, या प्रोडक्शन मेथड में चेंजेस आ गए, या चेंज इन मार्केट में डिमांड चेंज हो गई लोगों की। ठीक है, या कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन आ गई, या मेडिकल रेस्ट्रिक्शन आ गई। तो जब मेडिकल रेस्ट्रिक्शन आती है तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में जो असेट्स होती है, इक्विपमेंट होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं जी, आउटडेटेड हो जाते हैं। तो ये ऑब्सोलेंस का मीनिंग बताया। नेक्स्ट है डीएप्लिकेशन। ये टेनेंसी के केस में ये वर्ड यूज करते हैं। टेनेंसी के केस में जब हम किराए पे अपनी बिल्डिंग देते हैं तो उस असेट का जब लॉन्ग यूज होता है, लंबे टाइम तक असेट का यूज होता है, तो असेट क्या हो जाती है, जो हमारी बिल्डिंग वगैरह है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डीएप्लिकेशन। तो दिस टर्म रेफर टू डैमेज डन टू ए बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेनेंसी। बात करते हैं जी रीजन क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के। आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। रीजन होता है इंटरनल रीजन होता है। इंटरनल रीजन में बात करते हैं वियर एंड टियर की और डिप्लेशन की। वियर एंड टियर का मतलब होता है जैसे जैसे आप एसेट का यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू कम होती है। अब यूज करते हैं तो एसेट में वाइब्रेशन की वजह से वैल्यू कम होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। एसेट को जब प्रॉपर हैंडल नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपको एसेट इस टाइप से यूज करनी है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, अपने तरीके से एसेट को यूज करते हैं, उसकी वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कवर आपका वियर एंड टियर में इंटरनल रीजन। दूसरा है डिप्लेशन। जैसे मैंने माइन परचेज की जिसके अंदर 2 लाख टन मिनरल डिपॉजिटेड था। अब मैंने पहले साल ही बहुत सारा मिनरल निकाले तो पहले साल का डेप्रिसिएशन ज्यादा आ जाएगा, दूसरे साल कम निकाला तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कम आएगा। ये मेरा इंटरनल रीजन में कवर है। नेक्स्ट है जी आपका एक्सटर्नल रीजन, जैसे ऑब्सोलेंस। जैसे मान लो देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से ये असेट केवल गवर्नमेंट में यूज की जाएगी, आज से ये प्राइवेटली यूज नहीं की जाएगी, तो हमारी जो असेट है वो क्या हो गई जी, ऑब्सोलेट हो गई। हमारे पास एक कार थी जिसकी लाइफ 15 इयर्स थी, हमने 15 ईयर एस्टिमेट कर रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया 10 साल से ज्यादा आप दिल्ली के अंदर कोई भी कार का यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई, हमारी कार ऑब्सोलेट हो गई, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया, ये लीगल रेस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से इनएडिक्वेसी, जैसे चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम होती है, ये क्या है जी, एक्सटर्नल रीजन है। उसके बाद बात करते हैं टाइम एलिमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पैसेज ऑफ टाइम जो बताया था, इफ्लक्स ऑफ टाइम जो बताया था, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। किस एसेट के केस में बताया था, इंटेंजिबल एसेट के केस में बताया था, जब रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन बताया वहां पे बताया। ठीक है जी, चाहे आप एसेट का यूज करें या ना करें, आपने अगर पेटेंट खरीदा 10 साल के लिए और अगर 1 साल एक्सपायर हो गया, 2 साल एक्सपायर हो गया, 3 साल एक्सपायर हो गया, तो 3 साल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे अबनॉर्मल रीजन होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल लॉस हो गया, जैसे आग लग गई, जैसे कुछ नेचुरल क्लेमिटी में चेंजेस हो गया, तो उसकी वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, इफेक्टिव यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या-क्या विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करेंगे तो वहां पे कई बार पूछा गया है। डेप्रिसिएशन लगाने से पहले
कई अजम्पशन ली जाती है, जैसे एक तो असेट की लाइफ एस्टिमेट की जाती है और दूसरा क्या करते हैं जी, दूसरा उसकी स्क्रैप वैल्यू भी पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इस टाइप की अजम्पशन ली जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट को अलोकेट करने का एक प्रोसेस है, ना कि हम असेट का वैल्यूएशन करते हैं। हम ये वैल्यू नहीं करते कि असेट की वैल्यू बढ़ी है इस साल, असेट की वैल्यू कम हुई है, नहीं, असेट का वैल्यूएशन नहीं करते। जो असेट का जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको क्या करना होता है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेट उसको अलोकेट करना होता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन, नॉट अ वैल्यूएशन। उसके बाद इट अराइज मेनली फ्रॉम इंटरनल रीजन। तो जैसे जैसे असेट का यूज करते हैं असेट की वैल्यू क्या होती है जी, कम होती जाती है। तो अराइज तो इंटरनल रीजन की वजह से होता है, ठीक, जैसे वियर एंड टियर अभी पढ़ा हमने, ये इंटरनल रीजन है, या डिप्लेशन ये भी इंटरनल रीजन है। बट इट इज ट्रीटेड एज एनी एक्सपेंसिव चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे रेंट और सैलरी की तरह इसको भी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, व्हिच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे लगाते हैं, करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। और जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन लगाने की भैया क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी सही कैलकुलेशन हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन इज एन अलोकेटेड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक बात है जी। तो जैसे 1 लाख की एसेट खरीदी और लाइफ 10 साल है, लाइफ कितनी है जी, 10 इयर्स है, और स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं 0 है। तो अलोकेटेड कॉस्ट कितनी, 10,000। 1 साल की अलोकेटेड कॉस्ट कितनी, 10,000। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन इज एन अलोकेटेड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, उसको अलोकेट करना। इट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड चार्ज करेक्टली अगेंस्ट द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अगेंस्ट इसको चार्ज करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इट मस्ट बी करेक्टली इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की है, ठीक, मस्ट बी चार्ज प्रॉपर्ली फॉर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन करने के लिए उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है जी। तो कंज्यूम कॉस्ट ऑफ असेट, जितनी असेट का जो पोर्शन आप यूज कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर करेक्ट मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है जी, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन की वजह से जो फिक्स्ड एसेट है उनकी बैलेंस शीट में हम रीजनेबल वैल्यू दिखाते हैं। तो अनलेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो कहते हैं जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो डेप्रिशिएबल एसेट कैन नॉट बी करेक्टली वैल्यूड एंड प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। तब तक आप जो एसेट है, जो फिक्स्ड एसेट है, उसकी सही वैल्यू आप बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इसलिए चार्ज किया जाता है, सो दैट बैलेंस शीट रिप्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ताकि बैलेंस शीट जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उनकी सही वैल्यू रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट नेसेसिटी है जी प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये आप सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या है जी, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। बट नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग। ठीक बात है, प्रॉफिट तो तभी निकालते हैं जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होते हैं। दो एनुअल डेप्रिसिएशन कैश रिसोर्सेज आर सेव्ड। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश करता है, लेकिन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया तो उतना कैश क्या हो गया हमारे पास, सेव हो गया, और ईयर आफ्टर ईयर वो एक्यूमुलेट होता गया। तो जब एसेट की लाइफ एंड हुई तो उस कैश को यूज करके हम एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, जो हमारे कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं उसका एक मेजर पोर्शन हम कहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैपिटल हैज टू बी इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट। द वैल्यू ऑफ सच एसेट आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। ये हम सबको पता है कि फिक्स्ड एसेट की
वैल्यू क्या होती है, धीरे 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 कम होती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जी। और मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, रेवेन्यू के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। कंप्लाइंस विद टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, तो इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट ये भी कहते हैं कि आपको क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सारे मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, मशीन आवर मेथड होता है डेप्रिसिएशन लगाने का, प्रोडक्शन यूनिट मेथड होता है, डिप्लेशन मेथड होता है, एक माइलेज मेथड होता है। ठीक है जी। उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड होता है, एनवीटी मेथड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, रिपेयर प्रोविजन मेथड है। ये सारे नाम आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है जी आपका, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड इंपॉर्टेंट है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड इंपॉर्टेंट है, एक ये जो प्रोडक्शन यूनिट मेथड है इसका भी एक एग्जांपल आपके कोर्स में दे रखा है। ठीक है जी। और चेंज इन मेथड तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले डेप्रिसिएशन डिफाइन कर रखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, जिसको रिप्लेस कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बात करता है, क्योंकि आप सबको पता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से अप्लाई होता है। अब बात करते हैं टेंजिबल एसेट की। अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन क्या होती है टेंजिबल एसेट की, आपको डेफिनेशन बतानी है, तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कहते हैं जिसको बिजनेस में हम हेल्ड करते हैं, किस पर्पस के लिए हेल्ड करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, तो वो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती है जिनका यूज 1 साल से ज्यादा के लिए किया जाता है, और नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हमने उसको सेल के लिए हेल्ड कर रखा है तो वो एसेट नहीं है, वो हमारा गुड्स होगा। तो टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हमने हेल्ड कर रखा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक, जिसको हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, या जिसको बेचने के लिए हमने नहीं खरीदा है, जिसको हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, वो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपका हो गया मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके केस में कवर होंगे जी, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर होंगे। वंस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर एक कोई आइटम उसको हमने क्वालिफाई कर दिया कि भैया ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्वालिफाई है, ये हमारी क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्वालिफाई करता है, वैसे उसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। इट इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट प्राइस। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, ठीक, तो इसको आप देखेंगे। हाँ जी, तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो टोटल कॉस्ट लेते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। तो उसमें इंक्लूड करेंगे जी अपने, एक तो परचेज कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। अब परचेज कॉस्ट में परचेज प्राइस तो होगा ही होगा, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल टैक्स। ठीक है जी। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, और कोई रिबेट है उसको भी माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे इसमें, ध्यान से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन देगा, परचेज प्राइस देगा और काफी सारी कॉस्ट देगा। आपको कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक, मशीनरी की कॉस्ट में आपको कितना दिखाना है।
तो परचेज कॉस्ट हमने पढ़ा, प्लस करेंगे इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड नेसेसरी कॉस्ट। अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है इसको मैं अलग से समझाऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल्स। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन, कहता है लोकेशन तक लाने की जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के खर्चे, जो हैंडलिंग के खर्चे, एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट की जो इंटेंशन है उसके हिसाब से उस मशीन को ऑपरेटिंग तक की जो कॉस्ट होगी वो प्लस करनी है। प्लस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जिस साइट पे मशीन को या असेट को इंस्टॉल करना है उस पे अगर पहले से कुछ बना हुआ है तो उसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट एंड रीस्टोर करने की कॉस्ट। इन तीनों को प्लस करके जो कॉस्ट आएगी उस वो कॉस्ट होगी जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी। ठीक, मैं अभी तो एग्जांपल कराने वाला हूं, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या क्या लेना है, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम इन रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को लोकेट करना है, उस साइट को प्रिपेयर करने के जो खर्चे होंगे वो सारे कॉस्ट में प्लस करने हैं। तो बात करते हैं जी ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट है इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा जी एम्प्लॉय बेनिफिट आएगा ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ठीक है जी, साइट को प्रिपेयर कराने के खर्चे आएंगे, इनिशियल जो डिलीवरी की कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हैंडलिंग की कॉस्ट है, जो शिपिंग के चार्जेस है वो सब आएंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी और असेंबली कॉस्ट को प्लस करना है। अगर कोई टेस्टिंग वगैरह करना है, कोई ट्रायल रन करना है उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन ट्रायल जब आपने किया तो उस टाइम पे आपने कुछ प्रोडक्शन भी कर लिया और उस यूनिट जो प्रोड्यूस की उसको बेच के जो पैसा आया, ठीक, वो आपकी इनकम है। और ट्रायल रन के खर्चे आपका खर्चा है, खर्चे में से इनकम माइनस करके जो नेट एक्सपेंसेस बचेगा उसको लेना। जैसे मान लो मेट्रो का ट्रायल रन हुआ है तो ट्रायल रन की कॉस्ट आएगी। अब ट्रायल रन के दौरान क्या किया, कुछ पैसेंजर को बिठा लिया, उनसे क्या हुआ, कुछ आपका फेयर रिसीव कर लिया मेट्रो वालों ने, तो जो नेट कॉस्ट आई उसको लेना है। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस द नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द टेस्ट प्रोडक्शन। इसके अलावा बोरोविंग की कॉस्ट लेनी है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और प्रोफेशनल फीस लेनी है। कौन सी कॉस्ट है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कौन से खर्चों को नहीं लेना अब ये भी मैं आपको समझा दूं। Example of cost that are not directly attributable cost and therefore must be expense in the income statement। तो कहते हैं इनको कॉस्ट में प्लस नहीं करना है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसमें प्लस नहीं करना है, इनको क्या करना है उसी हिसाब का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें एक्सपेंसेस में दिखा देना है। कौन कौन से कॉस्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, प्रमोशनल कॉस्ट वगैरह जो खर्चे लगेंगे उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में नहीं लेना। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं लेना और जनरल ओवरहेड नहीं लेना। तो अभी जो हमने पढ़ा कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, इसके ऊपर मैं आपको दो एग्जांपल करा रहा हूं। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लग लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्ट रुपीस 2,50,000, तो ये तो परचेज प्राइस हो गया ऑफ द मशीन फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड पेड शिपिंग कॉस्ट ऑफ रुपीस 40,000, और शिपिंग कॉस्ट पे कीजिए 40,000। ठीक है, प्लग लिमिटेड स्पेंड एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20,000 फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग की कॉस्ट पे की। अभी अभी हमने पढ़ा ये तीनों ही कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आती है। ये तो अलग हो गया जी परचेज प्राइस, ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई। And preparing the machine for use. What amount should Palak Limited record as the cost of the machine? तो according to हम लिखेंगे according to accounting standard 10, तो कॉस्ट में कितना दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ मशीन परचेज प्राइस कितना है जी मशीन का 2,50,000
ठीक है जी। उसके बाद में उसमें शिपिंग कॉस्ट प्लस करेंगे, शिपिंग कॉस्ट का अमाउंट दे रखा है 40,000 रुपीज। उसके बाद में दे रखा है जी आपको टेस्टिंग फीस, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 20,000 रुपीज दे रखा है। ठीक है, तो व्हाट अमाउंट शुड पलक लिमिटेड रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ये आ जाएगा जी आपका 3,10,000 रुपीज। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने कराया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे निकालनी है। चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 2, 5 मिनट आप ट्राई करके देखेंगे इसको। चलिए जी इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखा हूं 31 दिसंबर 2017 पीपी लिमिटेड परचेज रुपीज 8 लाख वर्थ ऑफ लैंड फॉर फैक्ट्री साइट। पीपी लिमिटेड रेज्ड एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब एक पुरानी बिल्डिंग थी उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, गिरा दिया, रेज कर दिया ऑन द प्रॉपर्टी एंड सोल्ड द मटेरियल, और जो पुरानी प्रॉपर्टी थी उसको गिराने के बाद जो स्क्रैप था, ठीक, उसको सेल कर दिया। PP Limited incurred additional cost and realized salvage proceed during December 2017, तो demolition of old building को जो गिराने की कॉस्ट आई वो आई जी 1 लाख रुपीस, लीगल फीस 20,000, टाइटल गारंटी इंश्योरेंस 24,000 एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ salvaged मटेरियल 16,000। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें नेट लेना था, उसी तरह से कहते हैं बिल्डिंग को गिराने की कॉस्ट आई 1 लाख और बिल्डिंग को गिराने के बाद जो स्क्रैप बचा वो बिका जी 16,000 रुपए का, तो ये अपने को नेट लेना है। बाकी लीगल फीस लेनी है फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप, फॉर टाइटल गारंटी इंश्योरेंस लेना है। तो चलो जी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अपने को बताना है कि अपने बैलेंस शीट में लैंड अकाउंट कितने अमाउंट पे दिखाना है। इन इट्स दिसंबर 31 2017 बैलेंस शीट पीपी लिमिटेड शुड रिपोर्ट ए बैलेंस इन द लैंड अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएगा। तो सबसे पहले दे रखा है जी परचेज प्राइस ऑफ लैंड दे रखा है, तो लैंड का परचेज प्राइस है जी 8 लाख रुपीस। उसके बाद में दे रखा है जी आपको लीगल फीस दे रखा है, लीगल फी का अमाउंट है 20,000। उसके बाद इंश्योरेंस ले लेंगे, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको दे रखा है जी कितना, 24,000। उसके बाद डेमोलिशन की कॉस्ट ले लूंगा इसमें, ये जो डेमोलिशन की कॉस्ट लूंगा ये मैं नेट ले लूंगा। नेट का मतलब इसकी जो कॉस्ट आई वो थी जी 1 लाख रुपीस, और माइनस बिल्डिंग को गिराने के बाद जो स्क्रैप था वो 16,000 का बिक गया। इसका मतलब नेट कॉस्ट कितनी आ गई जी इसकी, 84,000 रुपीस कॉस्ट आ गई।
ठीक है जी। तो पीपी लिमिटेड report a balance in लैंड अकाउंट। तो लैंड अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। कितना बैलेंस आ जाएगा इसका क्या कर देंगे जी, टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है इसका आपका 9 लाख कितना 28,000। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले सालों में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करना है। तो एक बार फिर से देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। ये रहा जी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये आपका आ गया जी सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। आगे तेरे का डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट शुड बी अलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ। ये मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ाया था। उसमें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट, नॉट कॉस्ट ऑफ एसेट, depreciable amount should be allocated on a systematic basis over its useful life. यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू, जो यूजफुल लाइफ होती है और जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, हम एस्टिमेट करते हैं। मस्ट बी रिव्यू एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल के एंड में क्या करता है उसको रिव्यू करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि आपको इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। वो आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकते हैं या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज में आल्सो अफेक्ट यूजफुल लाइफ। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज नेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। तो नेट क्यों बोला गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डेप्रिशिएबल। depreciation is always recognized. डेप्रिसिएशन पीरियड कब स्टार्ट होता है, व्हेन एसेट इज पुट टू यूज। जब आप एसेट का यूज करना स्टार्ट कर देंगे देन डेप्रिसिएशन पीरियड विल स्टार्ट। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट, क्योंकि लैंड क्या होती है, लैंड की लाइफ क्या होती है, अनलिमिटेड लाइफ होती है, जबकि बिल्डिंग की लाइफ क्या होती है जी, एक लिमिटेड लाइफ होती है। लैंड की लाइफ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है एंड देयरफॉर नॉट डेप्रिशिएटेड, जबकि बिल्डिंग नॉर्मली हैज ए लिमिटेड लाइफ एंड आर डेप्रिशिएबल एसेट। और डेप्रिसिएशन मेथड्स जो है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक कांस्टेंट चार्जेस ओवर यूजफुल लाइफ। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेट लाइन को। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन और क्या होता है, हर साल डिक्रीज होता है। और सम ऑफ यूनिट मेथड चार्ज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड जो मैंने बताया था, यहां पे नाम दे रखा है उसको सम ऑफ यूनिट मेथड। ठीक है जी, आगे चलेंगे और सबसे पहला मेथड स्टार्ट करेंगे। मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, अब इसका स्ट्रेट लाइन मेथड किसका नाम हो सकता है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं या इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड की अजम्पशन ये होती है, ये मेथड ये मान के चलता है कि एसेट की एफिशिएंसी क्या होती है, ईयर आफ्टर ईयर सेम होती है। एक एसेट आपने खरीदी, कहते हैं उसकी एफिशिएंसी, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो हर साल सेम रहेगी। इस मेथड का ये अजम्पशन है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। और यही रीजन है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम रहता है। ठीक है जी, इट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टुवर्ड रेवेन्यू इज सेम इन ऑल ईयर। कहते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड है, जो कंट्रीब्यूशन एसेट का, वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है।
और यही रीजन है डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या रहता है इस मेथड में, सेम रहता है। ये अजम्पशन है। अब इसका डिसएडवांटेज, द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड इज दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कहता है जैसे जैसे असेट पुरानी होती जाती है वैसे वैसे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा क्या होता है मशीन के ऊपर बढ़ता जाता है ईयर बाय ईयर। अदर थिंग बीइंग इक्वल, प्रॉफिट कहता है स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, स्टार्टिंग ईयर जो इनिशियल ईयर है उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा और बाद के सालों में प्रॉफिट क्या होता है धीरे 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 कम होता जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे डेप्रिशिएबल अमाउंट मान लो 10,000 रुपए है, ठीक है जी, इसको डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कितना है 10,000 रुपए है, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम रहा, ठीक, और स्टार्टिंग में रिपेयर जीरो क्योंकि नई एसेट का रिपेयर थोड़ी करवाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट कितना किया 10,000 रुपए डेबिट किया। फिर दूसरे साल में डेप्रिसिएशन हुआ 10,000 रुपए, रिपेयर का खर्चा बढ़ना शुरू हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया 11,000। फिर डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम रहा लेकिन रिपेयर का खर्चा इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट क्या बढ़ता गया। ये पॉइंट इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे लिखा इट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ द असेट टुवर्ड्स रेवेन्यू इज सेम इन ऑल ईयर, कहता है हर साल कंट्रीब्यूशन सेम रहता है तो प्रॉफिट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, जबकि सेम नहीं आएगा। इनिशियल ईयर में प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन बाद के सालों में जब रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होता रहेगा धीरे 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 कम होता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखा जी व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो तो उस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा। तो जब रेट नहीं दे रखा होता तो अपने को क्या करना है, अपने को डेफिनेशन देखनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है डेप्रिशिएबल अमाउंट को अलोकेट करना ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जैसे मैंने दो प्रॉब्लम बताई आपको। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, वो आ जाएगा जी आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का आपका फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मशीन 1 लाख रुपए की है और 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया 90,000 हो गया, ठीक है जी। अब आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन बताना है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा मशीन की लाइफ 10 साल, तो आप क्या करेंगे 90,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना 9,000 रुपीस। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन में यूजफुल लाइफ, जैसे मैंने बताया अभी कि कॉस्ट है जी 1 लाख रुपए और 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया आपका 90,000। 90,000 को आपने लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड किया कितना 10, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया कितना 9,000 रुपीस, ठीक है जी। उसके बाद या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस केवल इंस्टॉलेशन नहीं है, इसमें डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट भी आएगी और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आएगी और रिस्टोरेशन कॉस्ट भी आएगी, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है जी। उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अब आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट का फॉर्मूला रहेगा ये एनुअल डेप्रिसिएशन कितना 9,000 अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आपको दिया था मैंने कितना 1 लाख रुपीस इनटू 100, तो ये डेप्रिसिएशन का रेट आ गया आपका 9% पर एनम आ जाएगा, ठीक। तो जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो स्ट्रेट लाइन में तो उस केस में आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला ये रहा, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा और रेट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक। तो आप क्या करेंगे जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसके बेसिस पे प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 मिनट आप करके देखो उसके बाद में मैं करूंगा।
हाँ जी, करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीस 1,40,000 और 20,000 उसके कैरीज पे खर्च किया एंड 30,000 उसके इंस्टॉलेशन के खर्च किए। यूजफुल लाइफ जो दे रखी है मशीन की वो दे रखी है जी 10 ईयर और आफ्टर 10 ईयर जो स्क्रैप वैल्यू है मशीन की वो है 6,000। अपने को बताना है कॉस्ट ऑफ मशीनरी बताना है। तो अभी अभी हमने बताया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, उसकी दो प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं और अब निकालते हैं जी इसमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकालते हैं। तो हम निकालेंगे जी, फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूं मैं इसका। सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है जी, मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ मशीनरी बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, परचेज प्राइस ऑफ मशीन। तो आपको जो मशीन का परचेज प्राइस दे रखा है वो दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, देख लेंगे कितना 1,40,000 है, कैरीज का 20,000 है, इंस्टॉलेशन का 30,000 है। ठीक है जी, तो परचेज प्राइस है मशीन का 1,40,000। उसके बाद यहां पे लिखा मैंने कैरीज, जैसे शिपिंग कॉस्ट हमने प्लस की थी वैसे ही कैरीज को प्लस कर देंगे इसमें। कैरीज का अमाउंट है जी इसमें कितना, कैरीज का अमाउंट आपका 20,000। उसके बाद में इंस्टॉल करने के जो खर्चे, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं उसको भी प्लस कर देंगे। और इंस्टॉलेशन का अमाउंट दे रखा आपको 30,000। तो हमसे पूछा गया था फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ मशीन बताना है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया जी आपका 1,90,000 रुपीज आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ मशीन। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा आपको, आपसे पूछा गया है डेप्रिशिएबल अमाउंट बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन पूछा है। फोर्थ पूछा गया जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड फिफ्थ हमसे पूछा गया है अगर प्रॉफिट और लॉस बताना है इफ मशीन वाज सोल्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, कितना 95,000 में अगर सेल कर दिया। तो चलते हैं जी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला मुझे याद है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का यहां पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट या कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, इसमें से माइनस करेंगे क्या, स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमने निकाली अभी भी वो कितना हो गया जी 1,90,000 रुपीज। और इसमें से स्क्रैप वैल्यू गिवन अपने को क्वेश्चन में कितना 6,000 रुपीज। तो ये अमाउंट आ गया जी 1,84,000। ये क्या हो गया अपना, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। ठीक, ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करके हमने। उसके बाद चलेंगे जी थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पूछा गया आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है। और एनुअल डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, फॉर्मूला होता है जी डेप्रिशिएबल अमाउंट और इसको डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ असेट से। या एस्टिमेटेड लाइफ से। ठीक है जी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया अपना 1,84,000 और लाइफ दे रखी अपने को मशीन की कितना, क्वेश्चन में 10 इयर्स दे रखा है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया इसका 18,400 रुपीज आ गया।
ठीक है जी, कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 18,400 आ गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डेफिनेशन क्या दे रखी है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को सिस्टमैटिक अलोकेशन करना ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। उसके बाद चलेंगे जी फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट जो है उसमें पूछा गया अपने से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अपने से पूछा गया जी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है, और इसका फॉर्मूला होता है अपना एनुअल डेप्रिसिएशन, कि आपने जो एक साल का डेप्रिसिएशन निकाला है वो अमाउंट लिखना है, डिवाइड करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कॉस्ट ऑफ मशीन, और जब रेट निकालते हैं तो आप सबको पता है मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आया अपना 18,400, ठीक, उसको मैं डिवाइड करूंगा कितने से, कॉस्ट कितनी आई थी 1,90,000 रुपीस, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया जी 9.68% आ गया। ठीक है, ये आपका अप्रोक्स आ गया, कितना आ गया जी 9.68% आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है जी प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। इफ मशीन वाज सोल्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, कितने में बेच दी जी 95,000 पे बेच दी, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बताना है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तो कैसे निकालेंगे, तो हमारी जो मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी थी जी, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो था वो दे रखी थी अपने को, मशीन की कॉस्ट थी अपने कैलकुलेट की थी 1,90,000 रुपीस। ठीक है जी, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर 4 इयर्स। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना बना, क्योंकि एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मशीन सेल की है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन आपको पता है कितना 18,400। ठीक है जी, तो 4 ईयर का कितना डेप्रिसिएशन बना वो देख लेंगे। ये डेप्रिसिएशन बना 73,600 रुपीस। ठीक, तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर मशीन की जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई जी 1,16,400 रुपीस वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 1,16,400 कब, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। और इस दिन मशीन को सोल्ड कर दिया, कितने पे सोल्ड कर दिया मशीन को, मशीन को सोल्ड किया 95,000 पे। तो मशीन की जो वैल्यू थी, जो डब्ल्यूडीवी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू, मेथड नहीं है, डब्ल्यूडीवी को बोलते हैं जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, या बुक वैल्यू बोल सकते हैं। तो 1,16,400 की मशीन हमने 95,000 पे सेल की, तो इसका मतलब अपने को लॉस हो गया कितना, 21,400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस ही बताना था। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, इफ मशीन वाज सोल्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, कितना 95,000 पे सेल की, तो अपने को प्रॉफिट और लॉस बताना था। तो कितना लॉस हुआ, 21,400 का लॉस हो गया। तो ये मैंने आपके सामने सोल्व किया प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें 5 पॉइंट सोल्व करने थे। सबसे पहला था जी कॉस्ट ऑफ मशीन, ये निकाल दिया मैंने अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कॉस्ट ऑफ मशीन 1,90,000। उसके बाद क्या जी डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाला 1,84,000। उसके बाद हमने निकाला जी एनुअल डेप्रिसिएशन 18,400। उसके बाद हमने निकाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी 9.68% आ गया हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला अपना
फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो मैंने बताया आपको इसमें कितना हो गया जी, लॉस हो गया कितना, 21,400 का लॉस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था हमने किया प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन में दे रखा मशीन नंबर है 1 2 3 4, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब परचेज प्राइस है 90,000, 24,000, 1,05,000 एंड 2,50,000, और उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी हुए एट द टाइम ऑफ परचेज, जिसको क्या करना है जी, कैपिटलाइज करना है, मतलब मशीन की कॉस्ट में प्लस कर देना है। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी। उसके बाद दे रखा अपने को स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, रेजिडुअल वैल्यू दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट में से जब स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा यूजफुल लाइफ से, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और एनुअल डेप्रिसिएशन को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन से, तो क्या आ जाएगा अपना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा मशीन नंबर। मशीन नंबर है जी, मशीन आपकी 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 4। उसके बाद मशीन का परचेज प्राइस दे रखा, तो मैंने यहां पे लिखा जी परचेज प्राइस, और इसको मैंने नाम दे दिया ए कॉलम। तो परचेज प्राइस कितना कितना दे रखा है वो मैं ऊपर से देख लूंगा। यहां से 90,000 दे रखा है, 24,000 है, 1,05,000 है एंड 2,50,000 है। तो परचेज प्राइस दे रखा है जी यहाँ पे 90,000, ये दे रखा आपका 24,000, ये दे रखा आपको 1,05,000, और ये दे रखा है जी 2,50,000। ये परचेज प्राइस दे रखा है मेरे को। ठीक। उसके बाद इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए वो दे रखे, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो ये जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसको भी मैं यहां पे लिख लूंगा एक्सपेंसेस। ठीक। तो इसको मैंने नाम दे दिया जी बी कॉलम, और एक्सपेंसेस कितने कितने हैं वो भी लिख लेंगे इसमें। एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000, 7,000, 20,000 और 30,000। तो ये लिख दिया जी हमने 10,000, 7,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक। तो इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आपने को बताना है जी मशीन की कॉस्ट बतानी है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है वो बतानी है। तो ये मैंने लिखा जी टोटल कॉस्ट, और इसको मैंने नाम दे दिया सी कॉलम। तो ये आ गया आपका 1 लाख रुपीस, ये आ गया जी आपका 31,000 टोटल कॉस्ट, ये आ गया जी आपका 1,25,000, और ये आ गया आपका 2,80,000 रुपीस। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बतानी है आपको, तो वो मैंने बता दिया आपको सी पॉइंट में। तो ये सी पॉइंट में इसका आंसर आ गया। उसके बाद अपने को बताना है डेप्रिशिएबल अमाउंट बताना है। तो अपने को पता है डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में से जब स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाता है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं जी स्क्रैप वैल्यू, और इस कॉलम को मैंने नाम दे दिया डी कॉलम। ठीक। मशीन का नंबर फिर से लिख लेता हूं, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है जी, मशीन नंबर है। तो स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, वो दे रखी है जी मशीन 1 की 20,000, 2 की 3,100, 3 की दे रखी है 12,500, और फोर्थ मशीन की दे रखी है 56,000। तो यहां पे लिखा मैंने फर्स्ट मशीन की स्क्रैप वैल्यू है जी 20,000, सेकेंड मशीन के 3,100, थर्ड मशीन के जी 12,500,
एंड फोर्थ मशीन की स्क्रैप वैल्यू है जी 56,000। तो अभी भी हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो टोटल कॉस्ट में से जब स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। और डेप्रिशिएबल अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लूंगा, लिखूंगा टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर सी कॉलम माइनस डी कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट हो जाएगा। तो सी कॉलम में हमने निकाला है जी आपका टोटल कॉस्ट, तो 1 लाख माइनस 20,000, तो यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया आपका 80,000। 31,000 माइनस किया 3100, तो ये आ गया जी आपका कितना आ गया 27,900। 1,25,000 में से 12,500 माइनस किया तो ये आ गया जी आपका 1,12,500। और 2,80,000 में से 56,000 माइनस किया तो ये आ गया आपका 2,24,000। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए डेप्रिशिएबल अमाउंट तक। तो इसका मतलब हमने ई पॉइंट में, ये ई है, ई इक्वल टू सी माइनस डी, उसके बाद और सी इक्वल टू क्या था, इसको नाम दे देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है, तो चलते हैं जी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। आगे अपने को क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ई पॉइंट तक मैंने कर लिया है, ई के बाद अगला पॉइंट है जी एफ। एफ में मैं लिखूंगा यहाँ पे लाइफ ऑफ एसेट, यहाँ पे फिर से लिखूंगा मशीन नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मशीन नंबर के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा अब अपने को लाइफ कितनी दे रखी है एसेट की, तो यहाँ पे मैंने लिखा लाइफ, और इसको मैं दे देता हूँ ई के बाद अगला पॉइंट आया जी आपका एफ पॉइंट आ गया। लाइफ जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 8635, कहने वाला मशीन 1 की लाइफ है 8 इयर्स, मशीन 2 की लाइफ है 3 इयर्स, मशीन 3 के 6 एंड मशीन 4 के 5 इयर्स। ठीक है जी, अगला पॉइंट करना है अपने को एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, और एनुअल डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला रहेगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, और इसको मैं डिवाइड करूंगा अपॉन में लाइफ ऑफ एसेट से। ठीक, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का अपना कॉलम कौन सा है, इसको पहले नाम दे देता हूं, एनुअल डेप्रिसिएशन को नाम दे दिया जी मैंने जी। तो जी इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट का अपना कॉलम जो है वो है ई, तो ई अपॉन एफ, तो ई डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन में लाइफ ऑफ एसेट। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट आया आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 8, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया जी आपका 10,000 रुपीस। सेकेंड मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट 27,900, इसको डिवाइड किया हमने 3 से, तो ये आ गया 9,300 रुपीस। थर्ड मशीन 1,12,500 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 6 से डिवाइड करूंगा। ठीक है जी, 1,12,500 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये आया आपका 1,12,500 डिवाइड कर दिया इसको हमने 6 से, तो ये आ जाएगा जी आपका 18,750। उसके बाद मशीन नंबर 4 डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 2,24,000, इसको हम डिवाइड करेंगे लाइफ ऑफ मशीन, और लाइफ ऑफ मशीन अपने को देखा जी 5, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया आपका 44,800 रुपीस।
ठीक है जी। तो ये मैंने निकाल दिया आपका एनुअल डेप्रिसिएशन जी पॉइंट में। तो यहां पे मैं लिखूंगा एनुअल डेप्रिसिएशन में किस पॉइंट में निकाला है, जी पॉइंट में निकाला है। और डेप्रिशिएबल अमाउंट जो मैंने निकाला था वो निकाला था जी आपका ई पॉइंट में। उसके बाद अपने से पूछा गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। तो चलते हैं जी आगे चलेंगे और अब मैं बताऊंगा आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वैसे ही यहां पे मैं लिखूंगा मशीन नंबर है जी 1, मशीन नंबर 2, थोड़ा स्पेस लेके करूंगा क्योंकि यहां पे मैं फॉर्मूला पुट करने वाला हूं। मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 4। ठीक, अब मुझे बताना है यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रहता है एनुअल डेप्रिसिएशन, इसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन से, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है जी। तो कहने का मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉलम का पहले तो मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दिया मैंने एच नाम दे दिया। तो एच इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अभी अभी मैंने निकाला, किस में निकाला, जी में। ठीक, और कॉस्ट में कहां दे रखी है वहां पे चलना पड़ेगा अपने को टोटल कॉस्ट जो हमने निकाली थी वो निकाली थी जी सी कॉलम में। तो जी अपॉन में मैंने किया सी कॉलम और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। ठीक है, तो मशीन 1 का कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन जी कॉलम में जाऊंगा, कितना है जी 10,000 रुपए, डिवाइड करूंगा इसको टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट के लिए मैं जाऊंगा सी कॉलम पे जो है 1,00,000 रुपए। तो ये कितना आ गया आपका 10% आ गया। तो फर्स्ट मशीन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया आपका कितना, 10%, 10% पर एनम। अब मैं जाऊंगा सेकंड मशीन पे, उसका कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन है 9,300। ठीक है जी। और इसका अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट है इसकी 31,000। तो इसका आ गया जी आपका कितना आ गया, ये 30% आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया, ये आ गया आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% आ गया मशीन नंबर 2 का। मशीन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मशीन नंबर 3 का एनुअल डेप्रिसिएशन है 18,750। इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, और मशीन 3 की जो टोटल कॉस्ट है वो है जी आपकी 1,25,000। ठीक, तो ये आ गया आपका 15% रेट आ गया। तो चलते हैं इस पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में मशीन नंबर 3 का कितना 15% पर एनम, ये आपका आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 4 का आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है 44,800। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है मशीन नंबर 4 का 44,800। और इसकी जो टोटल कॉस्ट देखी थी हमने वो थी जी कितना था 2,80,000 का। सी कॉलम में देख सकते हैं मशीन नंबर 4 की टोटल कॉस्ट 2,80,000। तो डिवाइड किया मैंने 2,80,000 से, तो इसका परसेंट आ गया जी 16% आ गया। ठीक है जी, ये रेट आ गया 16% पर एनम। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 4, इसका मैंने सॉल्यूशन कराया। क्वेश्चन में पूछा गया कॉस्ट ऑफ मशीन बताना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट बताना है, एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। ठीक है जी। इसमें जरा सा मैंने जब लाइफ ली ना तो मैंने लाइफ क्या किया, यहाँ पे लाइफ में आप ध्यान से देखेंगे इस लाइफ को 3 कर देना और इस लाइफ को क्या कर देना जी 6 कर देना। ठीक है,
मैंने जब कैलकुलेशन की, जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इस लाइफ को मैंने 3 ले लिया और इसको मैंने 6 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। चलो जी, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। मशीन नंबर 1 2 3 4 हमने लिखा, परचेज प्राइस लिख लिया जी 90,000, 24,000, 1,05,000 एंड 2,50,000। ठीक है जी। उसके बाद जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस थे वो लिखे हमने 10,000, 7,000, 20,000 और 30,000 रुपए। ठीक है जी। तो हमसे पूछा गया था टोटल कॉस्ट, तो ये सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला आंसर था, वो अपने को बताना था जी, टोटल कॉस्ट बताना था। ये बता दिया हमने। टोटल कॉस्ट क्या होता है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन प्लस एक्सपेंसेस, जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है। उसके बाद अपने से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डेप्रिशिएबल अमाउंट बताना है। तो टोटल कॉस्ट में से जब स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये स्क्रैप वैल्यू था, इसको मैंने माइनस किया, तो ये आ गया जी आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ई पॉइंट में है। ठीक है जी। तो 1 लाख माइनस 20,000, 31,000 में से 3100 माइनस किया, 1,25,000 में से 12,500 माइनस किया और 2,80,000 में से 56,000 माइनस किया। डेप्रिशिएबल अमाउंट के बाद अपने को दे रखा था लाइफ का यूज आ गया कि मशीन की लाइफ कितनी है, 8365, जो मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन में लाइफ किया। ठीक है जी, ये आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये पॉइंट नंबर जी में इसका आंसर आ गया। उसके बाद अपने को बताना था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया जी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ये मैंने किया एच पॉइंट में, और ये जो पॉइंट नंबर थे वो मैंने यहां पे भी मेंशन कर दिया। ठीक है जी, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलेंगे जी 5 पे। क्वेश्चन में दे रखा है, अ मशीन इज परचेज फॉर ₹7 लाख और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन 3 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% per annum according to straight line method for the first year ending on 31 मार्च 2014 if machine is purchased on different date दे रखी है अपने को, और अपने को बताना है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो चलो जी, मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मशीन की जो टोटल कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना दे रखा है जी, 7 लाख रुपीस। और उसके बाद कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन दे रखा है, कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन के चार्जेस दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको 3 लाख रुपीस। कहने का मतलब मशीन की टोटल कॉस्ट होगी आपकी कितना, 10 लाख रुपीस कॉस्ट होगी। ठीक है। अब कहता है आपको क्या निकालना है जी, 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर मशीन आपने 1 अप्रैल 2013 को परचेज की, तो सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन कर रहा हूं कि अगर मशीन आपने 1 अप्रैल 2013 को परचेज की, तो हमें क्या बताना है जी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा, मशीन है जी 10 लाख रुपीस की, और कितना परसेंट रेट है, रेट है 20%, और कितने साल का, पूरा 1 साल हो गया। 1 अप्रैल 2013 को खरीदी और यहां से लेकर कितना, 31 मार्च 2014 तक का डेप्रिसिएशन बताना है। तो कंप्लीट 1 ईयर हो गया, तो इंटू 1 कर दूंगा, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 2 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन आ गया।
ठीक है जी। उसके बाद करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में दे रखा आपको, अगर आपने मशीन परचेज की कब, 1 जुलाई 2013 को अगर परचेज की, 1 जुलाई 2013 को अगर आपने मशीन परचेज की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 जुलाई 2013 को अगर मशीन परचेज की, तो यहां से लेकर मुझे बताना है जी 31 मार्च 2014 जो ईयर एंड है। ठीक, तो इस केस में अपना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, मशीन है 10 लाख रुपए की, रेट है जी आपका 20%, और टाइम पीरियड अगर यहां से यहां तक काउंट किया जाए तो ये हो गए जी 9 मंथ्स हो गए। तो डेप्रिसिएशन इसका मतलब 9 मंथ्स का निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, और यहां पे आया था आपका ए पॉइंट पे कितना आया था, 2 लाख रुपीज आया। उसके बाद सी पॉइंट में कहता है अगर आपने मशीन परचेज की थी 1 अक्टूबर 2013 को अगर मशीन परचेज की, और ईयर एंडेड आपका सेम है 31 मार्च 2014, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, रेट सेम है, तो ये हो गया जी आपका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक, तो फिर से लिखूंगा जी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया ये आपका 10 लाख इंटू 20% इंटू 6/12, तो ये आ गया जी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डी पॉइंट में दे रखा है आपको कि अगर आपने मशीन परचेज की, डी पॉइंट कहता है अगर आपने मशीन परचेज की 1 जनवरी 2014 को परचेज की, और आपका ईयर एंडेड है 31 मार्च 2014। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगाना है, यहाँ पे हो गया जी 3 मंथ्स का लगाना है। ठीक, तो निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इक्वल टू 10 लाख इंटू 20% और इंटू कर देंगे इसको 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, 3/12 कर देंगे, तो कितना अमाउंट आ गया जी, ये आ गया आपका 50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा था एक मशीन आपने परचेज की 7 लाख रुपीस की और 3 लाख उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आई, कहने का मतलब मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जी आपकी 10 लाख रुपीस आ गई। अपने को 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना था और परचेज की डेट अपने को अलग-अलग दे रखी है। तो क्वेश्चन में दे रखा था अगर 1 अप्रैल 2013 को आपने मशीन परचेज की, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर कहता है 1 जुलाई को परचेज की तो 9 मंथ्स का लगा दिया मैंने, 1 अक्टूबर को परचेज की तो 6 मंथ का, एंड 1 जनवरी को परचेज की तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद चलेंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट मेथड अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया, उसमें व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन एंड व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। तो दिस मेथड, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और इसको आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है इसका। तो इस मेथड की अजम्पशन क्या होती है कि असेट की जो एफिशिएंसी होती है वो ईयर आफ्टर ईयर डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती रहती है, और यही रीजन है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, हर साल डिक्रीज होता है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that efficiency of an asset
डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, कहता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे आप एसेट का यूज करते जाते हैं, वैसे वैसे एसेट की डेफिशिएंसी ईयर आफ्टर ईयर क्या होती है, डिक्रीज, कम होती जाती है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन डिमिनिश या डिक्रीज ईयर बाय ईयर, यही कारण है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ईच ईयर, किस पे चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा कॉस्ट पे चार्ज करते थे, ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हो। हर बार मैं किस पे चार्ज कर रहा था, 10 लाख रुपए जो कॉस्ट है उस पे चार्ज कर रहा था। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो ओपनिंग बुक वैल्यू निकल के आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। In this method, depreciation is charged each year on opening book value of asset instead of cost price in straight line method. For example, जैसे मान लो straight line method और WDV method, 1 लाख रुपीस की मशीन है और यहाँ पे भी कितने है जी, 1 लाख रुपीस की मशीन है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 10% है, तो स्ट्रेट लाइन में पहले साल का 10,000 और WDV में भी पहले साल का कितना, 10,000। वैल्यू कितनी बची, वैल्यू यहाँ पे बची थी 90,000 और यहाँ पे भी वैल्यू कितना, 90,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कॉस्ट पे चार्ज करना है, तो फिर से 1 लाख कॉस्ट है, कॉस्ट का 10% कितना, 10,000, वैल्यू कितना, 80,000। जबकि WD में ओपनिंग बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे लगाना है, तो 90,000 का 10% 9,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे 81,000। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसमें कॉस्ट पे लगता है, इसमें ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड WDV मेथड है, इवन प्रिस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स में भी WDV मेथड को फॉलो किया जाता है। WDV में अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है N का मतलब लाइफ ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू आपको पता है, टोटल कॉस्ट आपको पता है, इनटू 100, तो ये फॉर्मूला पुट करके आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखते हैं WDV डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो WDV में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है जी, अगर आपने असेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रखा है, ठीक है जी, तो अगर आपने एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रखा है तो उस केस में कैसे करना है, या फिर अगर आपने एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन कर रखा है तब कैसे करना है। तो देखेंगे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, मान लो एक आपको मशीन दे रखी है 1 लाख रुपीस की, मशीन की वैल्यू है जी ₹1 लाख, ठीक, और डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, रेट दे रखा आपको 10% पर एनम। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो अगर हम असेट को नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन करते हैं तो इस केस में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की असेट थी, 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाया फर्स्ट ईयर का, तो माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, 10% कितना, 10,000 रुपए। तो ये स्टार्टिंग में ओपनिंग बुक वैल्यू थी, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में बुक वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 90,000 रुपीस। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ये वाली हो गई, अब इसमें 10% लगाऊंगा WDV से, दैट इज 9,000, ठीक है जी, इसको माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद यहां पे वैल्यू बचेगी 81,000। अब ये आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू हो गई। अब 81,000 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 8100, ठीक है जी। तो अब वैल्यू आ जाएगी 72,900 रुपीस।
इस तरह से डेप्रिसिएशन तब लगाना है जब आप असेट को बुक वैल्यू पे मेंटेन करते हैं, नेट बुक वैल्यू पे मेंटेन करते हैं। तो आपको क्या करना है, नेट बुक वैल्यू जो निकल के आती है उस पे डेप्रिसिएशन रेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा है, अगर आप असेट को कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। तो असेट को तो आप कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने 3 साल का मेंटेन करके दिखाया, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 1 लाख की असेट होगी और उसका जो डेप्रिसिएशन होगा उसको हम दिखाएंगे किस अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इस अकाउंट के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। तो 1 लाख का 10% कितना, 10,000 रुपए। ठीक है। दूसरे साल असेट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में मेंटेन होना है, कितना, असेट 1 लाख पे दिखाएंगे, लेकिन जब दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो 1 लाख की असेट थी, उसमें पिछले साल का डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस किया तो वैल्यू बची 90,000, उसका 10% कितना दे, 9,000। तीसरे साल जब मेंटेन करेंगे तब कैसे करना है, तीसरे साल असेट तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगा, कितना, 1 लाख रुपीस, लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब कैसे करना है, तो 1 लाख रुपए की आपकी असेट थी और आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, 19,000 लग चुका है, तो वैल्यू कितनी बची, 81,000 बची, उसका मैं करूंगा 10%, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8100। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, यहां भी 10,000 पहले साल का, यहां भी 10,000, यहां 9,000 है जी, यहां 9,000 है, थर्ड ईयर का यहां 8100, यहां भी 8100। बस करने का तरीका है, फर्स्ट मेथड में असेट हम मेंटेन कर रहे हैं नेट बुक वैल्यू पे और दूसरे में मेंटेन कर रहे हैं असेट किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने समझाया, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा इसी चैप्टर में, आगे समझाऊंगा। चलते हैं जी आगे। आगे करेंगे जी, प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन में देखा ऑन 1/1/2011 अ मशीन वाज परचेज फॉर रुपीस 1 लाख, एक मशीन खरीदी गई थी 1 लाख रुपीस की और 50,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है जी। कब खरीदी मशीन, 2011 में खरीदी। Assume that the rate of depreciation was 10% per annum on reducing balance method, WDV मेथड से लगाना है। तो अपने को नाम तीनों याद रखने हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो सकता है। हमसे पूछा गया डेप्रिसिएशन निकालना है अप टू 31/12/2013 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 2011 का निकालना है, 2012 का भी कैलकुलेट करना है एंड 2013 का भी निकालना है। तो असेट की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे दोनों का प्लस करके 1 लाख प्लस 50,000, तो टोटल वैल्यू आ गई मशीन की कितना, 1,50,000 रुपीस वैल्यू। ठीक है। रेट कितना है, 10% का रेट है और WDV में डेप्रिसिएशन लगाते हैं ओपनिंग बुक वैल्यू पे, तो 1,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगा कितना, 15,000, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई थी 1,35,000 रुपीस क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई। ये यहाँ पे क्लोजिंग को ओपनिंग में ले आए कितना, 1,35,000, फिर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 10% आया थी 13,500 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया। तो ओपनिंग बुक वैल्यू में से जब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आ गई थी क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई 1,21,500। क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग में कन्वर्ट किया 1,21,500, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% WDV। ठीक है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू पे लगेगा, तो डेप्रिसिएशन आ गया 12,150 रुपए, तो माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे, ये आया जी आपका 1,21,500 माइनस के इसमें से 10% डेप्रिसिएशन 12,150, तो वैल्यू आ गई 109,350। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31/12/2013
13। तो 2011 का डेप्रिसिएशन, 2012 का और 2013 का डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने WDV मेथड से। चलते हैं जी आगे। आगे दे रखा है सम ऑफ यूनिट मेथड। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने कहा 3 मेथड के बारे में अपने स्टडी मटेरियल में दे रखा है। एक दे रखा है स्ट्रेट लाइन, एक दे रखा है जी WDV मेथड, एक दे रखा है सम ऑफ यूनिट मेथड, जिसको मैंने प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोला। तो इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, अपॉन में एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस करेंगे जी इसमें से स्क्रैप वैल्यू। तो ये आपका डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ यूनिट मेथड। चलिए जी इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। एक मशीन परचेज की हमने 60 लाख रुपीस की, जिसकी लाइफ है जी 10 साल, और 10 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी कितना? 4 लाख रुपीस। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ मशीन इज 2 लाख ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। तो पूरे लाइफ टाइम में मशीन से 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अपने को डेप्रिसिएशन बताना है 1 से 2 साल का, 1 to 2 ईयर, 3 to 6 ईयर, 7 to 10 ईयर, ठीक है जी। तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं 1 to 2 ईयर का। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा यहां पे निकाल रहा हूं, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना जी? 20,000 अपॉन में टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 2 लाख यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितना है? 60 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है जी। तो 1 to 2 ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1 से 2 साल का। तो ये आ गया जी आपका, कितना आ गया ये आ गया आपका 5,60,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक, उसके बाद इसी तरह से निकालेंगे 3 to 6 ईयर का। तो मैंने यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं जी 3 to 6 ईयर, बड़ा ही सिंपल है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो 3 to 6 ईयर का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे और प्रोडक्शन दे रखा है 15,000 पर ईयर, तो मैंने यहां पे लिखा 15,000 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कितना? 2 लाख यूनिट, और मल्टीप्लाई कर दूंगा वैसे ही कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, 60 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, 56 लाख भी लिख सकते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये आ जाएगा जी आपका 15,000, डिवाइड करेंगे इसको 20,000 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? ये आ गया जी 56 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 15,000 डिवाइड के इसको मैंने 2 लाख यूनिट से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितना से? 56 लाख रुपीस से। तो ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 4,20,000 रुपीस। 4,20,000 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। इसी तरह से आगे करूंगा जी 7 to 10 ईयर, और प्रोडक्शन कितना है? 25,000 यूनिट का है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, 7 to 10 ईयर का आपको क्या बताना है? डेप्रिसिएशन बताना है। तो यहां पे लिखा मैंने डेप्रिसिएशन, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना? 25,000 अपॉन में टोटल प्रोडक्शन कितना? 2 लाख, और मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कितना? 56 लाख, ठीक है जी। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया आपका 7 लाख रुपीस आ गया।
तो कितना डेप्रिसिएशन लिख देंगे इसमें? इसमें आ जाएगा जी आपका 7 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को फुल स्क्रीन में। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें मशीन का प्राइस है 60 लाख, 10 साल लाइफ और 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू है 4 लाख। कहने का मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया जी आपका 56 लाख हो गया और 10 सालों में प्रोडक्शन हो गया 2 लाख। तो अपने को डेप्रिसिएशन निकालना था 1 to 2 ईयर में 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन है, 3 to 6 ईयर में 15,000 का प्रोडक्शन है, ठीक है जी, और 7 to 10 ईयर में आपका 25,000 यूनिट पर ईयर प्रोडक्शन है। तो हमने इसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक रखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 तक रखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, बहुत सारी थ्योरी डिस्कस की, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने डिस्कस किया, डब्ल्यूडीवी मेथड डिस्कस किया, सम ऑफ यूनिट मेथड भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो बस आज की क्लास बस यहीं तक, अभी लेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे।